बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इस्लामुद्दीन, द कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर द इंजीनियरिंग इकनॉमिक्स। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे उनको ब्रीफली समझाया जाए। तो आज मैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर टेक्निक और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आ जाते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर टेक्निक। आई होप कि कुछ ना कुछ आपके जहन में इससे रिलेटेड कंटेंट होगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। एनीवेज, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ ब्रीफली। लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहले लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड हमारे पास जो होता है, हमारे पास 2 या 3 या 4 या n वेरिएबल का फंक्शन होता है और उससे हम लैग्रेंजियन फंक्शन बना देते हैं जिसको हम L का नाम देते हैं। और उसका तरीका ये है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन होता है एंड लेट अस अज्यूम कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, y1 एंड y2। सो ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन होगा आपका, ये y1 y2 और एन एडिशनल लैम्डा जिसको हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर कहते हैं, इन तीनों के ऊपर ये मुश्तमिल होगा। तो दिस लैग्रेंजियन फंक्शन L इज़ इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y1 एंड y2, यानी दो वेरिएबल का जो फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स k y1 y2 वेयर k इज़ द कंस्ट्रेंट फंक्शन। ऑलरेडी आपको पता है इस बारे में, लेकिन दोबारा मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं, इसका टेक्निक ये है कि ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन हमने बना दिया, इसके बाद इस फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव्स इस फंक्शन के लेने हैं, जितनी भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के y1 y2 और लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री हमने इस लैग्रेंजियन फंक्शन L का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, डेल्टा L, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा y1 डेल्टा y2 एंड डेल्टा लैम्डा, और फिर इनको इक्वल टू 0 पुट करना है, which is called the necessary conditions for estimating a relative maximum or minimum value। ओके, ये पहला स्टेप होगा आपका। उसके बाद फिर इन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास उस सोल्यूशन से आ जाती हैं। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 है, फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर, एक फंक्शन है टू वेरिएबल का y1 और y2 का, जो कि है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट फंक्शन भी गिवन है कि y1 y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस y2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट यानी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप लैग्रेंजियन फंक्शन आपने फॉर्मुलेट करना है। उसका तरीक़ाकार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे है। लैग्रेंजियन फंक्शन इज इक्वल टू जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन y1 और y2 का है वही फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम द कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैग्रेंजियन L फंक्शन इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन f which is equal to y1 square plus y2 square plus the Lagrangian multiplier lambda time the constraint function which is 2y1 minus y2 minus 4. So this was the first step. The second step or the next step is to find the first derivatives with respect to y1, y2 and lambda and put them equal to 0. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इस लैग्रेंजियन फंक्शन का और फिर इनको इक्वल टू 0 पुट किया, हर इक्वेशन को अलग अलग। जब इनको इक्वल टू 0 पुट किया, अब इन इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज़ ऑफ y1, y2 एंड लैम्डा। तो जो हमारे पास y1 और y2 की वैल्यूज़ हैं इनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं और यही आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी सोल्यूशन आप जो फाइंड करते हैं इन्हीं वैल्यूज़ से फाइंड करते हैं और इन वैल्यूज़ को जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं वापस जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था तो f, तो उससे आपके पास उस फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू आ जाती है। बेशक मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है उस हिसाब से y1 और y2 की वैल्यू पुट करने के बाद f में, रिमेंबर नॉट
पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन एल में आपने पुट नहीं करने। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ गिवन है जो कि y1 और y2 का फंक्शन है, उसमें अपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है, y1 और y2। अभी हमें लैम्डा की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है पुट करने की, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ही नहीं। इसकी कुछ और मीनिंग्स है जो कि यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपको y1 और y2 की वैल्यूज़ उस फंक्शन में पुट करनी है और उससे फिर हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू उस फंक्शन की आ जाती है हमारे पास। तो ये था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेथड इज़, या एक और मेथड है जो कि यूज़फुल मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग हम इसको कहते हैं। और इसमें एक फंक्शन होता है और इसके n वेरिएबल्स होते हैं। n वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज और मिनिमाइज y इज इक्वल टू a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3 प्लस सो ऑन प्लस ak zk, यानी k वेरिएबल का फंक्शन है और हर एक के साथ अपना कोएफिशिएंट है। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, या इसके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स नज़र आ रहे हैं, b11 z1 प्लस b12 z2 प्लस b13 z3 एंड सो ऑन, लेस देन और इक्वल टू या इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू p1 सम वैल्यू या सम प्राइस p1। यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी इस कंस्ट्रेंट की और कंडीशन लगी होगी कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या इक्वल टू है। ठीक है, तो ये एक लीनियर फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। लीनियर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री 1 है। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। इसी तरह आपके पास कंस्ट्रेंट मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला कंस्ट्रेंट और उसका कंडीशन और वहाँ पे फिर p1 है, दूसरा कंस्ट्रेंट p2, तीसरा pj, तीसरा नहीं बल्कि jth कंस्ट्रेंट, एंड फाइनली द nth कंस्ट्रेंट इज pn। और फिर हमारे पास इंडिविजुअल वेरिएबल्स के ऊपर भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल all the variables are positive, which we express in a way like z1 z2 zk are greater than or equal to 0, which means all are positive. Okay, so these are the constraints on variable, and these are the linear constraints, and the objective function which is to be maximized or minimized is also linear. That is why this method is called as linear programming methods. यहाँ पे k denotes the total number of variables। आपको नज़र आ रहा है ज़ाहिर है कि टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं। आप देख लें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी zk तक हम जा रहे हैं और कंस्ट्रेंट फंक्शन में भी z1 से लेके zk तक हम जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल को k से डिनोट करते हैं। इसी तरह बाकी सबस्क्रिप्ट्स जो हैं, n स्मॉल n जो है डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी हमारे पास n कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4, n कुड बी एनीथिंग। ai denotes the ith constant for I is equal to 1 up to k। अच्छा, ये हर एक वेरिएबल के साथ अपना कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है जिसको हमने ai से डिनोट किया है। सिमिलरली bji डिनोट द jith कांस्टेंट फॉर ji इक्वल टू 1 अप टू n एंड i अप टू 1 अप टू k। दैट इज़ जो हमारे पास कंस्ट्रेंट फंक्शन की वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को हमने bji से डिनोट किया है। सिमिलरली pj डिनोट्स द jth कांस्टेंट और रिसोर्स। इसी तरह हमारे पास जो pj है फर्स्ट कांस्टेंट के लिए p1 होगा, j इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए p2 एंड सो ऑन। आपको नज़र आ रहा है ऊपर इक्वेशन में। zi डिनोट्स द ith वेरिएबल। ज़ाहिर है हमें पता है कि z1 से लेके zn तक टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास, सॉरी zk तक टोटल k नंबर हैं, n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। एंड कैपिटल Y डिनोट द टोटल प्रॉफिट और द टोटल कॉस्ट, यानी टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट को हमने y से डिनोट किया है। जो ओरिजिनल हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है y, तो ये कॉस्ट हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, इसी तरह रेवेन्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, अब इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल 2, फॉर अबव इक्वेशंस फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर सिंबल्स आर डिफाइंड। फॉर एग्जांपल हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, n इज इक्वल टू 2,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 2 कंस्ट्रेंट्स हैं इस प्रॉब्लम में। k इज इक्वल टू 3 विच मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स z1 z2 z3 यानी 3 है। a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 10 एंड a3 इज इक्वल टू 20। ज़ाहिर है जब वेरिएबल 3 है तो उनके कोएफिशिएंट्स भी 3 होंगे और उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है a1 a2 एंड a3। सिमिलरली चूँकि n इज इक्वल टू 2 मीन टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो इसी तरह b11 b12 पहले कंस्ट्रेंट में 2 कोएफिशिएंट्स होंगे, उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है। और b13 चूँकि वेरिएबल 3 है तो 3 कंस्ट्रेंट होंगे हमारे पास, 3 कोएफिशिएंट्स होंगे हर वेरिएबल के कंस्ट्रेंट फंक्शन में। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। और उसके बाद p1 भी गिवन है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। सिमिलरली b21 b22 b23 3 कोएफिशिएंट्स कंस्ट्रेंट फंक्शन के वो गिवन है, हर एक की वैल्यू गिवन है। और p2 जो है वो भी गिवन है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 200। अब इन पैरामीटर्स को, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन y और उसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो आपने लिखने हैं। किस तरह लिख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है इनको यूज़ करते हुए हम किस तरह इनको लिख सकते हैं। लेट अस ट्राई, इसको ट्राई करते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं y आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट इज़ इक्वल टू a1 z1। a1 इज़ 5, so 5 z1। उसके बाद a2 इज़ 10 प्लस, सो प्लस 10 और z2 के साथ ही आता है तो z2। उसके बाद a3 इज़ 20 प्लस 20 और ये z3 के साथ आता है, सो यहाँ पे हम z3 पुट करेंगे। ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन y। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आते हैं कॉन्स्ट्रेंट फंक्शंस की तरफ। तो कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो होगा b11 इज़ 4, z1 के साथ आएगा ज़ाहिर है। b12 इज़ 6, पॉजिटिव है तो प्लस 6 z2 के साथ आएगा। उसके बाद b13 इज़ 5, अगेन पॉजिटिव, सो प्लस 5 z3। और p1 गिवन है आपको कि लेस देन और इक्वल टू 100, सो ये जो कंडीशन आ जाएगी दैट वुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट फंक्शन आ गया। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट फंक्शन विल बी 1, चूँकि b21 इज़ 1, सो z1 आ जाएगा। दोबारा मैं कर देता हूँ, 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये z1 प्लस ओके b22 इज़ 5 z2 प्लस b23 इज़ 3 z3 and p2 is less than or equal to 200। सो आपके पास जब ये डेटा अवेलेबल होगा तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन y, वो कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है, प्रॉफिट फंक्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसको हम नॉर्मली ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे पास कंस्ट्रेंट फंक्शन हैं तो वो हम यहाँ से फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो उससे हम किस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या लीनियर फंक्शंस फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट या कॉस्ट और कंस्ट्रेंट फंक्शन शामिल है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। एनीवेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट यू कैन आस्क मी। ओके, अब हम आते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। हम मैक्सिमाइज y इज़ इक्वल टू 5z1 प्लस 10z2 प्लस 20z3, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है। ज़ाहिर है जब हम मैक्सिमाइज़ की बात करते हैं तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है 4z1 प्लस 6z2 प्लस 5z3 लेस देन और इक्वल टू 100 एंड z1 प्लस 5z2 प्लस 3z3 लेस देन और इक्वल टू 200। आई थिंक दैट इज़ लिंक्ड विद द प्रीवियस एग्जांपल
which I already solved to you, like how to formulate the equations given the data, to formulate the objective function and the constraint functions. तो ये अभी जो मैंने आपको इक्वेशंस फार्मूलेट करके दे दी है, तो ये वही इक्वेशन है। एनीवेज, तो ये इक्वेशन है और इनको आप एक दफ़ा फार्मूलेट करने के बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन की तरफ अभी हम आते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी हैं कि Z1, Z2 एंड Z3 ऑल द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. Okay, now we move to a practical example, example 3. An engineering manufacturer produces two types alpha and beta of a product. इसको आपने बहुत केयरफुली कंसिडर करना है इस एग्जांपल को, क्योंकि इस एग्जांपल की अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड को यूज़ करते हुए। ओके, so the product uses 3 different components A, B and C. आसान अल्फाज में 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अल्फ़ा और बीटा एक कंपनी प्रोड्यूस करती है और उसके लिए 3 रॉ मटेरियल या 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं A, B और C के नाम से। द कंपनी हैज़ 20 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप A, 30 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप B एंड 10 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप C। कंपनी के पास जो स्टॉक अवेलेबल है एक कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट का, वो आपको गिवन है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये 1000 में भी हो सकता है, टन्स में भी हो सकता है, मिलियन में भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिंपली हम एज्यूम करते हैं 20, 30 एंड 10। अब प्रॉब्लम की एक्चुअल एनालिसिस की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट टाइप अल्फा यूजेस 2 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप ए एंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप बी। जो अल्फा टाइप प्रोडक्ट बनाना है हमने, उसके लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, और ए कंपोनेंट के 2 क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड है और बी के 4 रिक्वायर्ड हैं। हाउएवर द प्रोडक्ट टाइप बीटा uses 5 components of type C and 2 components of type B. Similarly, जो दूसरा प्रोडक्ट है बीटा, उसके लिए C कंपोनेंट 5 क्वांटिटी में और B कंपोनेंट 2 क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड है। उसके बाद each unit of alpha and beta makes a profit of $10 and $6 respectively. अल्फ़ा का एक यूनिट $10 प्रॉफिट हमें दे रहा है और बीटा का एक यूनिट $6 प्रॉफिट दे रहा है। डिटरमिन द क्वांटिटीज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा टू बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। अच्छा, हम अल्फ़ा और बीटा की कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करें कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए या मैक्सिमम हो। कैलकुलेट द टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, जब अल्फ़ा और बीटा की क्वांटिटीज़ का हमें पता चल जाए तो उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको गिवन है। अब इससे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इक्वेशंस हमने बनाने हैं। किस तरह बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका प्रॉफिट फंक्शन आपने वो फॉर्मूलेट करना है। अच्छा, लेकिन उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे। एज्यूमिंग दैट वी मेक Z1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टाइप अल्फ़ा एंड Z2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टाइप बीटा। ठीक हो गया। इसमें जो वेरिएबल हमने एज्यूम किए Z1 और Z2 हमने एज्यूम किए। अल्फ़ा के लिए और बीटा के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप दूसरे वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हैं। आप Z की जगह Y, X, A, B, C आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सजेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन होगा दैट वुड बी 10 टाइम्स Z1 प्लस 6 टाइम्स Z2। ठीक है, और द टोटल प्रॉफिट Y इज़ गिवन बाई, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आ गया ये फंक्शन Y, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से नोट कर ले कि जो हमारे पास अल्फ़ा प्रोडक्ट है, अल्फ़ा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसका प्रॉफिट है $10 और उसके लिए वेरिएबल हमने एज्यूम किया Z1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को Z1 से अल्फ़ा के लिए, ये आपका आ गया 10 Z1। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ बीटा, और उसका जो प्रॉफिट है दैट इज़ $6 पर यूनिट, और उसके लिए जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया बीटा के लिए दैट इज़ Z2। तो बीटा का जो टोटल प्रोडक्ट होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, दैट वुड बी 6 टाइम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स विच इज़ Z2। 6 Z2 हमारे पास आ जाएगा बीटा प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट का कंबाइंड, दैट वुड बी 10 Z1 प्लस 6 Z2। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन फार्मूलेट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है
कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स अवेलेबल है कंपनी के पास, उनके कितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो जो हमारे पास टाइप ए कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है, उसके 2 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो 2Z1 ऑफ टाइप ए कंपोनेंट्स ये हमें गिवन है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि Z1 इसके साथ हमने इसलिए पुट किया कि ये अल्फ़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें, इसके साथ अल्फ़ा मेंशन है ऑलरेडी, तो अल्फ़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अल्फ़ा के लिए हमने Z1 एज्यूम किया है, ये देख ले आप, अल्फ़ा को हमने Z1 के साथ लिंक किया है। तो इस तरह चूँकि 2 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप ए अल्फ़ा के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो 2Z1 से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप सी, और ये बीटा बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। इसका मतलब 5 को Z2 से हम देखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देख लें आप, 5 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सी कंपोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी बीटा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। और बीटा प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं Z2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी है 5 टाइप सी की, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा प्रोडक्ट में यूज़ हो रही है। तो इसको 5 को हम Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फाइनली हमारे पास जब आप देखते हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप बी, ये देख ले 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप बी, ये अल्फ़ा प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो 4Z1 आ जाएगा। साथ साथ टाइप बी कंपोनेंट जो है एक्सक्यूज़ मी, टाइप बी कंपोनेंट जो है वो हमारे पास बीटा प्रोडक्ट में भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंपोनेंट्स ऑफ टाइप बी फॉर प्रोडक्ट बीटा, बीटा में भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब 2 टाइम Z2, क्योंकि बीटा को हमने Z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तीसरा कॉन्स्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू कि जो डेटा हमें गिवन है उससे हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शंस हम किस तरह फार्मूलेट कर सकते हैं, तो आपने देख लिया खुद। बहरहाल आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक्चुअल इक्वेशंस की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे जो पहला इक्वेशन हमने अभी फार्मूलेट किया वो है हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन, जो कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है। y इज़ इक्वल टू 10Z1 प्लस 6Z2, और मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि किस तरह हम इसको फार्मूलेट करते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, अब हम कंस्ट्रेंट्स की तरफ आते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपने इसको अब जहन में रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि द कंपनी हैज़ 20 components of type A, 30 components of type B and 10 components of type C। इनको अपने जहन में रखना है। A के लिए 20 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, B के लिए 30 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं और C के लिए 10 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, इस डेटा को यूज़ करते हुए कंस्ट्रेंट इक्वेशन में। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन था आप इसको देख लें, ये था हमारे पास 2Z1 ऑफ टाइप ए कंपोनेंट्स। इस इक्वेशन को अब हम लिखेंगे 2Z1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। क्यों? क्योंकि अभी आपने देख लिया कि प्रॉब्लम में गिवन था कि टाइप ए कंपोनेंट हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी अवेलेबल है दैट इज़ 20, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ टाइप ए कंपोनेंट इज़ 20। तो 2Z1 को हम लेस देन और इक्वल टू 20 इसलिए लिखेंगे कि 20 तो टोटल है, इससे मैक्सिमम तो हो नहीं सकता। इससे कम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो हम ग्रेटर देन यूज़ ही नहीं कर सकते, अलबत्ता लेस देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो टाइप सी कंपोनेंट था, यहाँ पे उसका इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन टोटल स्टॉक में जो अवेलेबिलिटी है टाइप सी की वो 10 यूनिट्स है। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसको हम पुट करेंगे लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तो टोटल है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
तो ये जो सेकंड इक्वेशन कंस्ट्रेंट का बनेगा दैट वुड बी 5z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। एंड फाइनली हमारे पास थर्ड इक्वेशन था 4z1 प्लस 2z2 टाइप बी कंपोनेंट के लिए। तो टाइप बी कंपोनेंट स्टॉक में जो उसकी अवेलेबिलिटी है टोटल नंबर वो 30 है। तो ये जो इक्वेशन होगा इसको हम लिखेंगे 4z1 प्लस 2z2 लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो कि ख़ुद से हम लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि z1 और z2 नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये पॉजिटिव होंगे हमेशा। तो उसको हम लिखेंगे z1 एंड z2 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब आगे जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 6 तक जितनी भी आपकी इक्वेशन हैं इनको आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। किस तरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 एक्सिस आपके पास आ जाएंगे, एक z1 के लिए एक z2 के लिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस एक्सिस पे जो वेरिएबल लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये जो फर्स्ट एक्सिस है दिस इज़ z1 एक्सिस एंड दिस इज़ z2 एक्सिस। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि जो प्रॉफिट फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है सबसे पहले वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह ड्रॉ करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, यानी आपके पास जितनी भी इक्वेशन है सारी लीनियर इक्वेशन है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो सारी इक्वेशन की जो लाइन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले इसकी बात करते हैं। प्रॉफिट फंक्शन जो है y इज़ इक्वल टू 10z1 प्लस 6z2। इसमें हम एक वेरिएबल को 0 पुट करेंगे। लेट्स से कि z2 को हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो z2 को जब हम 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 10z1, यानी z1 एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 10। ठीक हो गया। तो z1 एक्सिस पे आपने 10 के ऊपर इसको मार्क करना है, और जब हम z1 को 0 पुट करेंगे तो z2 एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू आएगी 6। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है इसके लिए मैं दोबारा कर देता हूँ। ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसके लिए हम एक रैंडम वैल्यू सजेस्ट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, हाँ, आपको ये रैंडम वैल्यू इसके लिए सजेस्ट कर दे, तो इसको हम पुट करेंगे 10z1 प्लस 6z2 और दिस इज़ इक्वल टू 90। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो प्लॉटिंग की गई है ग्राफ में उसमें इन्होंने 90 लिया है। बहरहाल ये आपकी ओपन चॉइस है, आपने इसके लिए एक रैंडम वैल्यू सजेस्ट करनी है अगर आपको गिवन ना हो, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसलिए हम खुद से एज्यूम करते हैं। क्योंकि ग्राफ में 90 है इसलिए मैंने 90 मेंशन किया। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये, इसमें इसको 90 के इक्वल पुट किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो मैंने अभी आपको तरीका बता दिया, इसमें पहले एक वेरिएबल को आपने 0 पुट करना है। लेट्स से कि z2 को हम 0 पुट करते हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दिया कि हमारे पास z1 एक्सिस एक्चुअल ये है और z2 ये है। तो इसमें z2 हम 0 पुट करेंगे तो इससे z1 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और जब हम z1 0 पुट करेंगे तो z2 की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक हो गया। सॉरी, वन मोर टाइम, दिस इज़ z2 एंड दिस इज़ z1। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, ये आपकी ओपन चॉइस है, आप किसी भी एक्सिस पे कोई भी वेरिएबल प्लॉट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले z2 को 0 पुट कर ले। व्हेन z2 इज़ इक्वल टू 0 सो z1 विल बी इक्वल टू 10 9 90 सो 9। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बना है इस इक्वेशन का, ये आपको नज़र आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन ये, तो इसका जो दोबारा ये यहाँ तक मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये 9 पे टच कर रहा है z1 एक्सिस को।
ठीक हो गया। उसके बाद हमने Z1 को 0 पुट करना है। तो जब हम Z1 को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अच्छा जब हम इसमें Z1 को 0 पुट करेंगे तो उसके बाद Z2 की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगी 15, क्योंकि 90 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन जो है इस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है या इसका जो ग्राफ है ये Z2 एक्सिस को 15 पे टच कर रहा है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब ये तो था प्रॉफिट फंक्शन जो कि हमने प्लॉट करके देख लिया। उसके बाद इसमें हम कंस्ट्रेंट फंक्शंस जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ये सारे प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले 2 बहुत ही सिंपल है, 2Z1 लेस देन और इक्वल टू 20, 2Z1 लेस देन और इक्वल टू 20। इसका मतलब Z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो Z1 एक्सिस पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे इसको, सॉरी इक्वल टू 10 पुट करेंगे। और ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस पे Z1 इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है, लेस देन का मतलब ये जो एरिया है ये पूरा लेस देन है इसके लिए। आई होप आपको ये समझ आ रही है कि लेस देन का क्या मतलब है। लेकिन इक्वल टू 10 मतलब मैक्सिमम बाउंड या लिमिट अपर हमने स्पेसिफाई कर दिया इसके लिए, तो ये आप जहन में रखें इस बात को। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो है 5Z2 लेस देन और इक्वल टू 10, 5Z2 लेस देन और इक्वल टू 10। इससे Z2 की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 2। तो Z2 इज़ इक्वल टू 2, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है लीनियर ग्राफ, Z2 इज़ इक्वल टू 2। और लेस देन का मतलब इससे नीचे जितना भी एरिया होगा वो पूरा लेस देन में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आई होप कि आपको क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट फंक्शन है 4Z1 प्लस 2Z2 लेस देन और इक्वल टू 30, उसको भी इसी तरीके से हम प्लॉट करेंगे। इसमें एक वेरिएबल को 0 पुट कर दें, सबसे पहले Z2 को 0 कर दें। तो Z2 को 0 करने के बाद ये आ जाएगा 4Z1 इज़ इक्वल टू, इसको पहले इक्वल टू पुट कर दें, लेस देन का तो आपको क्लियर हो जाएगा 30। और इससे Z1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है Z1 पे ये टच कर रहा है 7.5 को, ये देख ले ये फंक्शन है और ये 7.5 पे इसको टच कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम Z2 को 0 पुट करेंगे, सॉरी Z1 को 0 पुट करेंगे और Z2 को 0 पुट करेंगे, या Z1 को पहले हमने क्या किया, अभी Z1 की वैल्यू फाइंड की, तो Z1 को 0 पुट करें अभी, और Z2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2Z2 इज़ इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसका मतलब Z2 विल बी इक्वल टू 15। तो ये यहाँ पे Z2 को टच कर रहा है ये लाइन 15 पे। ठीक हो गया। और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दे स्ट्रेट लाइन की, तो ये इक्वेशन बन जाएगा सेकंड कंस्ट्रेंट फंक्शन का, सॉरी थर्ड कंस्ट्रेंट फंक्शन का। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। और लेस देन का मतलब ये जितना भी एरिया इसके नीचे है डाउनवर्ड ये लेस देन में आ जाएगा पूरा। ठीक हो गया। अब सारे कंस्ट्रेंट फंक्शन हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब इसके सलूशन की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, कंस्ट्रेंट फंक्शन भी आ गए। तो अब इसका फीजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं, फीजिबल रीजन, अच्छा फीजिबल रीजन जहाँ पे आपका सलूशन सेट होता है और जहाँ पे आपका ऑप्टिमम पॉइंट होता है, मिनिमम या मैक्सिमम। अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर कॉस्ट है तो मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फीजिबल रीजन है, चूँकि सब में लेस देन और इक्वल टू है, तो लेस देन और इक्वल का मतलब यहाँ पे होता है सबसे पहले हमारे पास ये सबसे दूर फंक्शन है, इसका लेस देन और इक्वल टू ये रीजन आएगा पूरा। दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा पूरा रीजन। तीसरा हमारे पास था जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है, तो एक कंस्ट्रेंट फंक्शन हमारे पास ये है, उसका लेस देन वाला पोर्शन ये आ जाएगा। दूसरा कंस्ट्रेंट फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ग्रीन लाइन से, एक ये है हमारे पास, तो इसका लेस देन ये आएगा u। और
उसके बाद आई थिंक कि यही है मेरे पास। तो जो सबसे नीचे की तरफ पोर्शन होगा, सारे कंस्ट्रेंट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबको मिलाते हुए सबसे लेस जो पोर्शन होगा वो आपका होगा फीजिबल रीजन या सोल्यूशन सेट वाला रीजन। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो रीजन नज़र आ रहा है आपको यू, ये एक मिनट दोबारा कर देता हूँ। यहाँ से इस लाइन के थ्रू यू पहला लाइन, दूसरा लाइन ये, और ये सॉरी दोबारा स्टार्ट से मैं करवा देता हूँ आपको। ये और ये नीचे क्यों आ जाता है यार, ये। तो ये जो एरिया होगा आपका, ये पूरा एरिया अब आपका फीजिबल रीजन है। और इसमें आपका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर मैक्सिमाइज़ करना है इस फंक्शन को तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकती है। उसके लिए फिर और तरीके अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते कि उसको किस तरह फाइंड करना है, लेकिन एटलीस्ट आपने फीजिबल रीजन फाइंड करना है। और आपको पता चल गया क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके हुए और सारे कंस्ट्रेंट को लेते हुए सारी वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज़ है। और उसके ग्राफ जब हमने ड्रॉ किए तो ग्राफ के नीचे जितने भी एरियाज़ हैं और फिर सारे ग्राफ का जो इंटरसेक्शन एरिया है नीचे की तरफ, उसको हमने कंसिडर करना है एज अ फीजिबल रीजन। FR इसको मैं नाम देता हूँ फीजिबल रीजन, या सोल्यूशन सेट वाला रीजन जो है वो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ तक आपका काम है। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई इबाहम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा। तो ये थे हमारे पास दो मेथड्स ऑप्टिमाइजेशन के। सबसे पहले हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड डिस्कस किया, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड डिस्कस किया। और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके दो बेसिक काम होते हैं। एक जो आपकी इक्वेशंस है, इक्वेशंस फार्मूलेट करना डेटा जो आपको गिवन होगा उससे, और दूसरा फीजिबल रीजन आपने फाइंड करना, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको प्लॉट करके और जितने भी कंस्ट्रेंट फंक्शन होंगे उनको प्लॉट करके। तरीका मैंने आपको बता दिया। और चूंकि सारे लीनियर फंक्शन है तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ्स किस तरह ड्रॉ करने हैं। जस्ट आपने उसके एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उन एंड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है। और उसका नीचे का जो रीजन होगा उन सब का इंटरसेक्शन रीजन वो आपका फीजिबल रीजन होगा। ये दो काम है आपके, ये आपने करने हैं अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये तो था ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। उसके बाद हमारे पास कुछ कैश फ्लो एनालिसिस है जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपने फार्मूलास समझने हैं और उनके जो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं फार्मूलेज में उनकी वैल्यूज़ पुट करके आपने वैल्यूज़ निकालने। ये इसके ऊपर हर फार्मूले के ऊपर एग्जांपल गिवन है तो ये आपने सॉल्व करने हैं। और क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ ये, तो दोबारा डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो ये आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें जो आपको मैंने बता दिया, पहला था हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। तो इसमें है सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं, प्रेजेंट वर्थ, फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट्स। उसके बाद डिप्रिशिएशन टेक्निक्स, उसमें फर्स्ट मेथड डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिशिएशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन मेथड और सम ऑफ डिजिट्स डिप्रिशिएशन मेथड। और इसके ऊपर एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको गिवन है हर प्रॉब्लम के ऊपर। और उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस है जो कि भी मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसके फार्मूलाज हैं और उसके ऊपर एग्जांपल्स हैं, आप खुद से देख सकते हैं। और उसके बाद फोरकास्टिंग मेथड्स हैं जिसमें एम्पिरिकल टेक्निक्स हैं और एनालिटिकल फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं। आई होप कि ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी आप खुद से देख सकते हैं। तो बहरहाल आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक काफ़ी है। और जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा फार्मूला आपको गिवन होगा।
लेकिन बहरहाल आपने ख़ुद से सीखने हैं और उसको अप्लाई करना है टू द प्रॉब्लम। एनीवेज, thank you very much for your time. If you have any question, you can ask me anytime. Thank